हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो सभी क्वेश्चन को हम वन बाई वन देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको समझाने लायक होगा डिटेल में, उसको मैं आपको समझाता चलूँगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे डिटेल समझते हैं। देखो, ये हमने एक समतल दर्पण बनाया है। ठीक है, अब जो एक किरण है इस दर्पण पे पड़ेगी ऐसे। ठीक है, इस दर्पण के नीचे वाले पृष्ठ में पालिश की हुई है। ठीक है, यहाँ पे पालिश, ये एक अभिलंब हम बना देते हैं और ये परावर्तित किरण हो जाएगी। आपतित किरण अगर इस दर्पण पे पड़ेगी तो उस पार परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये समझ रहे होंगे, ये आपतन कोण होता है। ठीक है, अभिलंब, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण आर। ठीक है, ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है आप जो किरण है और दर्पण के बीच में कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण कितना है, 60 अंश है। ये अभिलंब कितने में है, 90 अंश का, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये 90 अंश का कोण है। इधर ये भी 90 अंश का कोण है, ये क्योंकि सीधा है तो 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण है। तो ये 60 अंश है केवल ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन 60 अंश है इधर। तो ये क्या बचेगा, ये वाला कोण, ये 30 अंश बचेगा, क्योंकि टोटल यहाँ से आप देखेंगे ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो ये क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अब आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम में, क्या पढ़ा होगा, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, मतलब I बराबर R। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, तो यहाँ पे ये भी 30 हो जाएगा। परावर्तन कोण पूछ रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा, पहले का बी नंबर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी आंसर क्वेश्चन विकल्प सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी कील खड़ी की गई है। एक समतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी एक कील खड़ी की गई है। ठीक है, दर्पण द्वारा बने कील के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक दर्पण ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक मान लिया कोई कील है, ये कील है। ठीक है, ये कील कितनी, यहाँ से कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, ये यहाँ से पूरी कितनी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो कील है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब ये दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। अगर दर्पण के कुछ पास होती, 10 सेंटीमीटर से कम होती, पास में होती, तो कील की लंबाई हम फिर भी वही, कील की लंबाई क्या, देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी भी दूर रखेंगे 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन दर्पण में पूरा समझ में आएगी, क्योंकि दर्पण की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से जो कील है वो काफ़ी दूरी है, तो कील तो उतनी ही लंबी रहेगी। आप अपना चेहरा अगर शीशे में देखेंगे, शीशा चाहे बड़ा हो छोटा हो, देखो अगर जैसे आपकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पूरी जो लंबाई देखने के लिए शीशा कितना होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए, जो भी लंबाई हो उसका आधा होना चाहिए। यहाँ पे कील की लंबाई कितनी है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। अगर आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं तो आप जैसे 6 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो आपके लिए शीशा कितना होना चाहिए, उसका आधा, मतलब 3 सेंटीमीटर शीशे में आप अपना पूरा चेहरा देख सकते हैं, मतलब पूरा अपने शरीर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये कील जो है कि 6 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, जो दर्पण से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो दूरी काफ़ी है ना। यहाँ पे कील की जो लंबाई होगी वो तो घटे बढ़ेगी नहीं, तो वो तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाले का ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैं आपको उतना सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं इसकी पूरी डिटेल कंप्लीट चैप्टर वीडियो लाऊंगा ना, तब मैं आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अभी मैं आपको मोबाइल पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चलाने में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कम सही समझा पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक वस्तु एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी रखी है।
यदि दर्पण वस्तु से 10 सेंटीमीटर और दूर हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे हट जाएगा, इसको भी हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक दर्पण ले लेते हैं, ये एक दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक वस्तु, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर, ये इसकी जो दूरी है यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर पे ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ये एक वस्तु हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है आगे, यदि दर्पण वस्तु से 10 सेंटीमीटर और दूर कर दिया जाए, मतलब इसको और नीचे कर दिया जाए, यहाँ से अब यहाँ तक कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको हम नीचे और कर दिया, मतलब 10 सेंटीमीटर और दूर कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा प्रतिबिंब वो कितना पीछे जाएगा। देखो अब आपको यहाँ पे समझना है, ये अगर दर्पण है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर पे एक वस्तु रखी हुई है, तो इसकी कितनी दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी है। अगर इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर पीछे दूर ही बनेगा, मतलब इसकी जो दूरी रहेगी वस्तु की, पीछे प्रतिबिंब की ही उतनी ही दूरी रहेगी, समतल दर्पण में याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसको और पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी और नीचे कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी और, तो कितना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक कितना है 10 है। अगर इसके नीचे और 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो प्रतिबिंब पीछे कितना बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर दूर पीछे भी बन जाएगा। तो समतल दर्पण में ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जितनी दूरी पर वस्तु होगी तो उसके पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु होगी, ठीक है। तो टोटल कितनी दूरी हो गई, 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु की हो गई, तो प्रतिबिंब भी पीछे 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, ठीक है। तो कि यहाँ पे समझाने में बहुत ही एक्सप्लेन हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी काफ़ी है। मैं आपको यहाँ पे सीधा सा आप समझते रहना, मैं सीधा सा आप टू टिक लगाते ही बताते समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 30 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपनी प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। आता हुआ प्रतीत अगर 3 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो उसको प्रतीत होगा ज़्यादा चाल, मतलब 6 सेंटीमीटर दुगना चाल से समझ में प्रतीत होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की ऊंचाई 1.2 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई चाहिए। ये अभी मैं क्वेश्चन इस चीज़ को समझाया हूँ, ठीक है। जैसे कोई आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई यहाँ पे 1.2 मीटर है, ठीक है। तो आपको पूरी लंबाई, मतलब आपको पूरी शरीर देखने के लिए आपको कितने से शीशा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, जो आपका समतल दर्पण है, शीशा है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए पूरी शरीर देखने के लिए, ठीक है। तो आपकी लंबाई के आधा जो है कि अगर शीशा है तो आप पूरी उसमें से अपना पूरा शरीर देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो एक बालक की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है, तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के हेतु समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, अपनी लंबाई की आधी, मतलब 1.2 मीटर की आधी क्या हो जाएगा, 0.6, ठीक है। अगर आपको अपनी पूरी शरीर के मतलब देखना है दर्पण में, आपकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपको कितने दर्पण की आवश्यकता होगी, दर्पण की लंबाई की 3 सेंटीमीटर, उसका आधा, आपकी शरीर का आधा, ठीक है। अब अगला जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की जो स्थिति होगी वो दर्पण व फोकस के बीच होगी। इसको अभी यहाँ पे नहीं समझा रहे, ये कॉपी में ही समझने वाला है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना होता है वहीं पे ये चीज़ समझना होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगना होती है, ठीक है। तो ऐसे इसमें कौन सी कंडीशन है जिसमें आर वक्रता त्रिज्या जो है कि किसके, फोकस के दुगना होती है। या तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है F बराबर R/2, मतलब F ये 2 इधर बटे में आ जाएगा तो R/2 हो जाएगा, F बराबर, इसमें जो भी दो कंडीशन जिसमें भी आपको दिखे 4 ऑप्शन में आप उसमें टिक लगा सकते हैं। F बराबर R नहीं हो सकता, क्योंकि R जो है कि F का दुगना होती है, फोकस दूरी के दुगना होती है वक्रता त्रिज्या। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वक्रता त्रिज्या दुगने हैं, ये वाला होगा, ठीक है। क्यों होगा, F बराबर R/2, मतलब त्रिज्या का आधा ही तो फोकस दूरी होता है, तो ये सही हो जाएगा। या इसको अगर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे 2F हो जाएगा, R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को
एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो इनको आपको समझना है दिमाग में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो में। ठीक है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु है अगर उसको दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वहाँ पे क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है कि दुगना हो जाएगी, फोकस दूरी के दुगना हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अभी हमने फार्मूला बताया है ना, r बराबर 2f, मतलब f का दुगना, r जो है कि त्रिज्या जो है कि फोकस दूरी का दुगना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त फोकस संभव है, जो संयुक्त फोकस है वो संभव है कैसे, अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में संयुक्त फोकस संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। देखो ये चीज़ आपको समझ में ना आया होगा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, दोनों माध्यम में, ये नीचे मान लिया सघन माध्यम है और ये ऊपर विरल माध्यम है। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक हम अवलन ले लेते हैं तो इसमें बोलता है दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण। अगर यही अवलंब के सामने एक आपतित किरण आती है, ऐसे सेम इसी के ऊपर, ठीक है, ऐसे अगर आएगी आपतित किरण, आने वाली किरण, ठीक है, सामने सीधा लंबवत है तो परावर्तित कैसी होगी, परावर्तित ऐसे ही सीधा तो जाएगी। अब यहाँ पे उल्टा तो है नहीं कि ऐसे आएगी फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अगर यहीं पे आएगी, अवलंब के सामने आएगी प्रकाश की किरण, अवलंब के सामने सीधा ऐसे आएगी तो परिवर्तित भी ऐसे ही होगी, इसी के ऊपर से होगी। तो इसमें ना अपवर्तन कोण हो रहा है ना आपतन कोण हो रहा है, तो इसमें बोल रहा है आप अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण 0 होगा, आपतन कोण भी 0 होगा क्योंकि ये लंबवत आ रही है। ठीक है, तो ना इसमें आपतन कोण बन रहा है ना प्रवर्तन कोण बन रहा है, क्योंकि जिस दिशा से आ रही है सेम उसी से वापिस हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। यदि आपतन कोण I तथा प्रवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन ज्ञात कीजिए। कोणीय विचलन इसको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक माध्यम ले लेते हैं, ये मान लिया सघन माध्यम या विरल माध्यम ऐसे कुछ। ठीक है, इसमें हम अगर ये किरण आती है और ये विचलित हो जाती है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोण विचलन कोण होता है, ठीक है, तो कोणीय विचलन ऐसे ही इसमें हमें ये I हो जाएगा, ये इधर जो आएगी ये R हो जाएगा। तो इसे हमारा जो, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब सेम इसका डिटेल करूँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, इसका जो है कि I - R हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा, ये 1/1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी समझाऊंगा, अगर यहाँ पे समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी नंबर क्वेश्चन। तो 3/2, ये अगर इस पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो डी वाला क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन विकल्प नंबर। अब अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। स्वच्छ जल से भरे हुए एक तालाब की गहराई 6 मीटर प्रतीत होती है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तालाब की वास्तविक लंबाई गहराई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते चलते हैं जल्दी जल्दी। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश
सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, पहला नंबर। ठीक है, सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी डाउट में रहता है। ठीक है, सघन माध्यम आप समझिए जैसे कोई हवा है, ठीक है, और एक कांच है, तो आप सीधा से आप समझिए कौन सा घन है, किसके अणु जो है कि घन घन में है। ठीक है, हवा के मॉलिक्यूल्स जो अणु हैं वो दूर दूर होंगे, कुछ यहाँ ऐसे हवा, ठीक है, ये ऐसे हवा, इसके मॉलिक्यूल्स अणु होंगे। जो कांच है वो ठोस होता है, उसके जो अणु होंगे वो आपस में जुड़े होंगे, ठोस चीज़ होती है। तो ये सघन, घन से आप समझ सकते हैं ये सघन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको। दूसरा हम आपको जैसे जल को ले लेते हैं। ठीक है, जल के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, तो वो तो आपस में जुड़े ही होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर उसमें होगा। और एक हम जैसे हीरा ले लेते हैं, सॉलिड होता है ना, हीरा ठोस होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, वो बिल्कुल ठोस आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल ठोस होंगे। तो आप इसमें समझ सकते हैं कौन सघन होगा कौन विरल होगा। जो घन में होगा, जिसके अणु आपस में ज़्यादा जुड़े होंगे, वो सघन हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। इसको हम विरल माध्यम बोलेंगे, इसको हम सघन माध्यम होंगे। तो आपको सघन और विरल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जल से कांच में जाता है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में गर्मी में वृक्षों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा ना। रेगिस्तान में गर्मी में वृक्षों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, क्यों? क्योंकि पेड़ों से चलने वाली किरणों का पूर्ण परावर्तन होता है। ठीक है, पेड़ों से चलने वाली किरणों का पूर्ण परावर्तन होता है। ठीक है, इसको हम आपको समझाएंगे कि जब समझाएंगे डिटेल में तब आपको हम समझाएंगे परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। इस पर एक फार्मूला है तो आपको याद रखना होगा, P बराबर 1/F, ये मीटर में होती है। ठीक है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर 100 रख देते हैं, नीचे F रख देते हैं और फोकस दूरी जो है कि हम सेंटीमीटर में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 100 बटे लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, D। ठीक है, डायोप्टर होता है। तो सेंटीमीटर में हमने F को चेंज कर लिया, 1/F मीटर में होता है, लेकिन हमने सेंटीमीटर में चेंज करिए, ऊपर 100 बढ़ा दिया और नीचे क्या कर दिया, F कर दिया। तो F का मान कितना दे रखा है, F का मान 20 दे रखा है, तो यहाँ पे 20 कर देंगे। अब इसमें 20 का भाग जो है कि 100 में दोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। मात्रक लेंस की क्षमता के क्या होता है, डायोप्टर, तो 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। तो 5 डायोप्टर कौन सा है, देख लो यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, मतलब पहला ही ऑप्शन, A नंबर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो डिटेल है वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 2F पर। ठीक है, आपको समझाया गया है स्कूल में, तो यहाँ पे 2F पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये काफ़ी डिटेल वाली चीज़ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं। -10 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। देखो अभी हमने फार्मूला बता दिया है, तो आपको सीधा से उस फार्मूले में रख देना है, इसका आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये माइनस डायोप्टर है। ठीक है, -10 इस लेंस की क्षमता दे रखी है ना, P का मान दे रखा है -10 बराबर हम 100 बटे क्या कर देंगे, F। ठीक है, अब ये फोकस दूरी इधर आ जाएगी, ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 100 बटे -10। तो 100 में हम 10 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, F बराबर -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या निकली, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर -10 आ जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व छोटे बनते हैं। आभासी व मतलब वो आभासी हो रहा है, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, जैसे हम अपना शीशे में अपना अगर फ़ोटो देखते हैं तो वो आभासी होता है, रियल नहीं होता है। रियल तो हमारे शरीर पे होता है। ठीक है, वो रियल नहीं होता, जो हम शीशे में देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो आभासी होता है। उसको हम वास्तविक नहीं बोलेंगे, उसको हम आभासी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको हम थोड़ा से जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से प्रकाशित, क्वेश्चन आंसर है, प्रकाशित केंद्र व फोकस के बीच होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना पड़ेगा। लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। आंसर सी है, लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। इसको हम समझा दे रहे हैं। वीव गेयर का तो आपने नाम सुना होगा, वीव गेयर, ठीक है। यहाँ पे जो वी है इसका जो विचलन सर्वाधिक होता है, वी मतलब वायलेट मतलब बैगनी, ठीक है। आई मतलब होता है इंडिगो, बी मतलब होता है ब्लू, जी मतलब ग्रीन होता है, वाई मतलब येलो होता है और ओ मतलब ऑरेंज होता है, आर मतलब रेड होता है। जो आर है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अच्छा होता है, ठीक है। सबसे हाई, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, आर का होता है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, वैगनी का कलर का, वी का, वायलेट का, ठीक है। वी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, आर का होता है। ये विचलन और तरंगदैर्घ्य क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है लाल होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कितना होता है, बैगनी रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कहाँ पे होता है, बैगनी रंग के लिए, ठीक है। जो भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आप उसमें देख लेना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये चीज़ हम समझाएंगे आपको। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग में, ठीक है। तभी तो आप देखते होंगे जब शाम मीटिंग होता है, जब सूर्यास्त होता है या सूर्य सुबह होता है, सूर्यास्त समय या सूर्य उदय होते हुए समय अक्सर सूर्य लाल दिखता है, तो उसका कारण ये होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसको आपको समझना है और करना है, ठीक है। आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। सवाल है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्षमता कितनी दे रखी है, 2 डायोप्टर, मतलब पी का मान 2 दे रखा है, ठीक है। 2 कर लेंगे बराबर, फोकस दूरी हमें निकालनी है 100/f। अब आप वहाँ पे मीटर जो 1/f करके हमने लिखा था, सीधा से कुछ भी नहीं रखना आपको। अब यहाँ पे f जो मान होना चाहिए वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। 100/f आपको फार्मूला लगाना है। f जो है कि मीटर में नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में नहीं होगा तो आपको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। अब f बराबर कर देंगे 100/2 हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो 50 सेंटीमीटर सही है, ठीक है। बी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है अवतल लेंस के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरे समाप्त हो चुके हैं। हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की आपको। देखो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें लिखते कम सही बनता है, ठीक है। तो जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर वाइज, वहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।